देता हूँ। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग रीड कर लें तो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें n नंबर ऑफ पैरेंथेसिस के पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हर पेयर का मतलब है कि वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इस तरह के ना हमें n पेयर्स दिए हुए हैं। अब हमने बताना ये कि उसमें ऑल पॉसिबल जो वैलिड हो सकते हैं ना, मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर n पेयर्स आ रहे हो और वो सारे वैलिड हो। वैलिड का मतलब है कि पहले वो ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये नहीं हो सकता कि पहले वो क्लोज हो जाए और फिर ओपन हो। ठीक हो गया। तो काफी सारे ऐसे केसेस जो कि मतलब बन सकते हैं लेकिन वो वैलिड नहीं होंगे, तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सोचेंगे इसको किस तरह हम कर सकते हैं। बनाए और एक के आगे ओपनिंग रखें और जो है क्लोजिंग और उसमें सेक्शन लगा के फिर जो है सर मतलब इस तरह होगा ना कि अगर हमारे पास मतलब ओपन ब्रैकेट है तब भी हम क्लोज को ऐड करेंगे उस पे, मतलब इस हिसाब से कुछ करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि वो ओपन वाली है कि नहीं है। ठीक है सर जी। सर इसका एक ऐसे भी सलूशन हो सकता है कि मतलब हमें एक डिक्शनरी बना लें, एक जो ओपनिंग है वो उसमें रख लें और क्लोजिंग रख के लूप लगा के फिर चेक कर लें कि अगर वो ओपन हुई है तो दोबारा क्लोज भी सही हो रही है या इस तरह करके कुछ। अच्छा, तो आप फिर इस तरह कहें कि मतलब एक ब्रूट फोर्स से तो ये हो सकती है ना, क्या पास n पेयर्स है, n इक्वल टू लेट्स से 2 है, लेट्स से, ठीक है। 2 का मतलब है कि मेरे पास दो पेयर्स हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। अब इसके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन रख लें कि मैं क्या हूँ, पहले में से पहली पिक की और दूसरी में से, ये भी हो सकता है पहली में से पहले पिक कर लो, ठीक है। इसमें से एक पिक किया, इसमें से एक पिक कर लिया, ठीक है। फिर पहले को उसी तरह रहने दिया, इसको क्लोज कर लिया, जिस तरह नेस्टेड लूप से करते हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल को देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये फिनिश हो गया तो ऑब्वियसली इस ये भी रहता है। इसमें किस तरह करेंगे, मतलब इसमें सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए और वो वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है। मैं ब्रूट फोर्स को देख रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स में मैं किस तरह करूँ। ब्रूट फोर्स में आप थिंक करें कि किस तरह होगा, मतलब बेशक वो ऑप्टिमाइज अप्रोच ना हो लेकिन कोई लॉजिकल वे हो कि हम इसमें से बेसिकली इसमें सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए, ये पेयर भी उसमें आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके ट्राई कर लें, ठीक है। मतलब हमारे सर पास, इसमें इसमें जी ये भी देख सकते हैं कि एक ओपन हुई है ना तो जी। उसको डिपेंड कर लें डिक्शनरी में। तो अगर वो फिर क्लोज हो रही है तो उसको मूव कर रहे हैं, अगर नहीं हो रही तो वो उसमें ही रहे तो दोबारा उस पे आंसर दे दें कि ये जो है ये वैलिड नहीं है। अगर क्लोज हो रही है तो रिटर्न कर देंगे वैलिड है, ट्रू।
अच्छा अच्छा, मेरे माइंड में ना ब्रूट फोर्स, इस ब्रूट फोर्स जो मैं ट्रूली सोचूं ना, तो मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और इस पे मैं अ, इसके ऑल पॉसिबल जिस तरह नहीं होते कॉम्बिनेशन के, इनके चेंज कर लूँ और हर एक को देख लूँ कि क्या वो वैलिड है या नहीं। मतलब ये एक वो हो सकता है ना कि इसके ऑल कॉम्बिनेशंस जिसमें सारे ही हो, इनका ऑर्डर चेंज हो, और हर एक कॉम्बिनेशन को चेक कर लूँ कि वैलिड है या नहीं। कर सकता हूँ ना? मतलब मुझे जितना भी एन दिया हुआ है उतने पेयर्स हैं, और उन कैरेक्टर्स को मैंने उतने जो भी है पैरेंथेसिस ओपन हो या क्लोज हो, उसको किसी तरह अरेंज करूं जिससे कॉम्बिनेशन का होता है। इसके अलावा कोई और आइडिया हो सकता है, या अगर ये वाला भी आइडिया हमने लगाना है तो उसको हम किस तरह, कोड किस तरह का होगा? ब्रूट फोर्स क्या होता है? आपकी आवाज़ थोड़ी लो है, अगर आप मैं माइक। मैं मैं कह रहा हूँ सर, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है? ब्रूट फोर्स का मतलब है कि जो ऑप्टिमाइज ना हो, मतलब टाइम ज़्यादा ले ले, बेशक स्पेस ज़्यादा ले ले, लेकिन चलती हो, लॉजिकली ठीक हो, जो आंसर दे दे। कुछ इनपुट्स के लिए दे देगा और थोड़ी सी बड़ी इनपुट हुई तो उसमें ज़्यादा टाइम लेगा, ऑप्टिमाइज नहीं होगी। सही। अ, मतलब पहले हम ब्रूट फोर्स को देख लेते हैं ताकि ना हमारा माइंड थोड़ा ओपन हो। अगर मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच डायरेक्ट आप पे मुसलत कर दूंगी, ये एक वे है, तो आपके जो नेचुरल थिंकिंग, आप लोगों की तरफ अर्थ कोई आ रहा है? हमारी तरफ से नहीं आ रहा। अच्छा चले, जहाँ भी है अल्लाह सबको महफूज रखे। अच्छा, तो इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच आप ये कह लें कि अगर ये क्वेश्चन ये होता कि कुछ लेटर्स हैं, लेट्स से सर 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 ये क्लियर कर दिएगा, इसमें यही करना है कि चेक करना है कि पैरेंथेसिस सही से जो ओपन हुई है सही से क्लोज हो रही है या नहीं। बेसिकली एन पेयर्स हैं, एन पेयर्स को आपने यूज करना है। अगर थ्री है तो मतलब एन अगर थ्री है तो आपके पास थ्री ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगी, थ्री क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। तो आपने उसके वैलिड आंसर्स बताने कि वो पैरेंथेसिस जो कि वैलिड अरेंजमेंट हो, ठीक है। मतलब थ्री में तो ये भी हो सकता है ना, पहले क्लोज होना शुरू हो जाए फिर जी ओपन होना चाहिए, तो हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए मतलब पहले क्लोज नहीं हो सकती, पहले वो उसके करस्पॉन्डिंग ओपन होगी तो फिर वो उसकी क्लोजिंग आ सकती है। जैसे अगर दो ब्रैकेट्स अगर ओपन हो गई हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि तीन ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है। ये तो मैच हो रही है इसके साथ, लेकिन ये जो थर्ड है ना, जो मैंने एडिशनल लगाई, इसका ये आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक वैलिड आंसर है। फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू थ्री में ये भी हो सकता है ना, ये थर्ड पेयर जो है ये मतलब ब्रैकेट ओपन नहीं हुई, पहले क्लोज हो रही है फिर ओपन हो रही है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये क्वेश्चन एक जेनेरिक क्वेश्चन होता, मीन इसमें ये ऑर्डर मैटर ना करता होता, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये तीन लेटर्स हैं ए बी सी मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो कोड किस तरह का होगा? मैं कहूँ कि इसके ऑल कॉम्बिनेशन दें। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वो ए बी सी भी हो सकता है, फिर ए सी ए भी हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं? इसी तरह बी को आप शुरू में लगा लें तो ए सी बन जाएगा, फिर बी के साथ सी ए बन जाएगा। मैं अपने मतलब थॉट प्रोसेस को आप मतलब जस्ट वो कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता कि ये गिवन स्ट्रिंग थी और हमने ऑल पॉसिबल उसके अरेंजमेंट कह लें या कॉम्बिनेशन कह लें, वो हमने देना है, ठीक है। सी बी ए भी हो सकता है, सी ए बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह के सारे कि कोई भी लेटर फर्स्ट चॉइस पे ले लें और उसके बाद मतलब ये कोड हो सकता है ना, मतलब आपको एक स्ट्रिंग गिवन है और आप चाह रहे हैं कि उसमें से एक गिवन स्ट्रिंग को पहले लेटर पे ले लें और बाकियों को जो है ना आप मतलब उसके लेटर उसमें करें। जैसे आपने ए पिक कर लिया तो बी सी जो है रह गया। ये आप यूं कहें कि ये अगर होता ही इस तरह ए बी सी होता
ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ABC अगर है तो इसका कोड किस तरह का होगा, मतलब स्ट्रक्चर का पूछ रहा हूँ कि कोड क्या होगा। कि मैं पहला लेटर A पिक कर लेता हूँ और फिर BC में से पिक करूंगा नेक्स्ट उसमें, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेटर जो पिक करना है वो मैंने इस जगह पे रख देना है, फिर नेक्स्ट लेटर के लिए वो या B लेगा या C लेगा। मतलब मतलब सर ये पहले ए करके फिर बी को जो है स्वैप कर दें ए से, फिर ए को फिक्स रखें, फिर सी और ए में से सी को आगे ले आए ए की जगह पे और ए को सी की जगह पे ले जाएं। ठीक है। इस तरह भी स्वैप नहीं हो जाते। कोड किस तरह का होगा, मतलब आपको अगर एक स्ट्रिंग गिवन हो आप उससे इस तरह का कोड जनरेट कर सकते हैं जिसमें ऑल पॉसिबल आंसर्स पर कॉम्बिनेशन आपको रिटर्न करे वो। मैं मैं डिस्कशन को ना डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली वो नहीं करना चाह रहा कि मैं कहूँ कि यार ये आंसर है और ये याद कर लो। मैं कह रहा हूँ कि इस कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर ये जेनेरिक स्ट्रिंग होती उसमें ये कंस्ट्रेंट ना होती कि ओपन और क्लोजिंग की कोई लिमिटेशन है और उसकी कोई भी अरेंजमेंट आप करके दे दें। सर यूज कर सकते हैं यहाँ पे 2 फॉर लूप लगनी चाहिए। सही हो गया, 2 फॉर लूप लगा लेते हैं। फिर किस क्या करेंगे, आप एक से आपने एक लेटर पिक कर लिया और और बाकी इनर दोनों को मैच करके या कंकैटिनेट करके और फिर बी पे आ गया, पहले जो आउटर लूप है वो बी पे आ जाएगा। अच्छा चले। अगर अगर स्ट्रिंग ये होती ना A और B, फिर तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपने पहले ये पिक कर लिया, ठीक है, और इनर से जो है ना आपने पहले B पिक कर लिया, ठीक है। अब ये जो रिवर्स ऑर्डर है वो किस तरह होगा, मतलब छोटी स्ट्रिंग पे तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं लेकिन छोटी पे भी कैसे होगा, 2 फॉर लूप में किस तरह वो चलेगा, या अगर 3 लेटर्स हों तो फिर किस तरह होगा। तो हम पॉइंटर एक से ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, एक ही लूप लगा ये पॉइंटर ज्यादा हो जाए उसका भी। ठीक है, सही हो गया। तो अगर 3 लेटर्स होंगे तो किस तरह की वो कोड का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, मतलब 2 आपने कहा नेस्टेड लूप्स होंगे। देखिए इसमें ना एक जनरल जो वे होता है ना थिंकिंग का, वो ये होता है कि आपने ना आपने क्योंकि जितने लेटर्स हैं इसको अगर आप रिकर्जन से थिंक करें ना कि आपने ना आपके पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है। अब पहली पोजीशन पे आप कोई भी लेटर पिक कर सकते हैं। अगर आपने ए पिक कर लिया, आप ये समझे कि एक यूज का स्टेटस है, आपने कह दिया ए जो है ना वो यूज हो गया, ठीक है। या आप उसे कहेंगे इंडेक्स 0 1 2 जो है ना, अगर मैंने ए यूज कर लिया तो मैं से इसको मैं ट्रू कर देता हूँ कि ए यूज हो गया, और मैं कह देता हूँ कि अब बाकी जो है ना मतलब उसमें पाथ के अंदर हम ऐड करते जाएं। हमने कहा कि ए हमारा यूज हो गया और उसको मार्क कर दिया यहाँ पर कि ये वो ट्रू हो गया, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन में होगा ना वो दोबारा से वो जाएगा, वो देखेगा ये तो यूज है, अच्छा वो फिर नेक्स्ट को पिक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर बी को भी उसने मतलब रिकर्जन में जा रहा है, ठीक है, अगर बी को भी उसने कर लिया तो वो पाथ के अंदर बी को कंकैटिनेट करेगा और उसको भी ट्रू के साथ फॉरवर्ड कर देगा। अब वो दोबारा आएगा तो उसको फिर दोबारा से ये सारे लेटर्स मिलेंगे और उसमें से ए और बी दोनों यूज हो चुके हैं, सिर्फ सी रह गया, ठीक है। तो वो सी को भी कहेगा ट्रू हो गया और यहाँ से ये, तो एक किस्म का ना हर जगह पे मतलब हर रिकर्जन के अंदर उसने मतलब ऑल स्ट्रिंग के लेटर्स पिक करना है, ठीक है। मतलब ये कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें वेरी फर्स्ट टाइम उसको ABC सारे लेटर्स प्रेजेंट थे, मतलब उसको पता था कि कोई भी यूज नहीं हुआ तो ABC पे उसने रन करना था, उसने 0 इंडेक्स वाला रन कर लिया। आप बात समझ रहे हैं कि रिकर्जन इस तरह की होगी कि उसमें वो एक लूप लगा होगा जो कि i = 0 से लेकर एंड ऑफ स्ट्रिंग तक चलेगा, ठीक है। इस तरह होगा ना, और वो इसमें से देखेगा किसको यूज कर लिया, जिसको यूज कर लेगा उसको मार्क कर देगा कि मैंने यूज कर लिया, ताकि जब वो रिकर्जन में जाए तो नेक्स्ट लेवल पे वो सारे अनयूज को पिक करे, यूज को दोबारा से रीयूज ना करे, ठीक है।
इस तरह की चीज हो सकती है। पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने वही जो आप थिंक कर रहे हैं ना कि दो लूप लगाने से, नेस्टेड लूप लगाने से या मल्टीपल पॉइंटर रखने से, तो वही काम आप रिकर्जन से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और जिस इसको पिक कर रहे हैं उस लेटर को आपको कोई विजिटेड का स्टेटस रखना पड़ेगा। ठीक है, मेक सेंस कर रहा है अभी तक? या सर कुछ कुछ कर रहे हैं। मतलब कुछ कुछ कर रहा है ना, मैं कोड लिख नहीं रहा तो इसलिए ये कि एटलीस्ट किसी लेवल पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा रिकर्जन से भी ना हो सकता है कि उसमें हर दफ़ा वो एक इंडेक्स पास हो रहा हो। अब मैं वापस उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि अब मैंने अगर इस तरह किया तो इस तरह तो बहुत सारे इनवैलिड केसेस भी होंगे जो कि मुझे अच्छा होता कि वो मैं पिक ही ना करता अदरवाइज। अब ये जो गिवन स्ट्रिंग है जिसको यहाँ पर ब्लॉक में हम शो कर रहे हैं, अगर दो पेयर्स हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको हमें ट्राई नहीं करना चाहिए था। अगर मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको ले लें और उसको फिर दोबारा से वैलिडिटी चेक करें। ठीक है, मतलब जैसे आपने आपने ये ले लिया, आपको हो सकता है कि एक ये भी नजर आ रहा हो कि एक तो ये वैलिड हो गया, ये तो वैलिड केस है। ठीक है, कि अगर आपके पास n इक्वल टू 2 था तो दिस कैन बी वन ऑफ द चॉइस। अच्छा, एक और केस ये भी हो सकता है कि पहले वो क्लोज हो रही हो फिर वो ओपन हो रही हो, और तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो एक मिसमैच है, पहले क्लोज हो रही है फिर ओपन हो रही है। तो ऐसी सारी चॉइसेस जो कि इनवैलिड हो उसको आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए कि आपने पाथ में रख लिया, उसके बाद एक आपने एक फंक्शन राइट किया हुआ है जिसमें आप चेक करते हैं कि क्या ये वैलिडिटी वैलिड है या नहीं। ठीक है, मतलब एक किस्म का एक ट्री बन रहा है। अगर मैं थिंक करूँ इसको, ये किस तरह का कोड होगा कि फॉर n इक्वल टू 2 पहले लेवल पे उसने i इक्वल टू 0 वाला एलिमेंट पिक किया। ठीक है, i इक्वल टू 0 वाला पिक करने के बाद सर आप बोल नहीं उसने रहे, मुझे बात नहीं आ रही। बाकी लोगों का आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा अच्छा, क्लियर है। चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हर लेवल पे ना आपने एक डिसाइड करना होगा कि उस लेटर को पिक करना है या उस लेटर को पिक नहीं करना। ठीक है, अगर पिक नहीं करना तो आपका बफर एम्प्टी होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप, अगर ये मेरी स्ट्रिंग थी तो उसमें से मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं इसको पिक करूं, अगर पिक करूंगा तो मेरा बफर ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसको पिक नहीं करता तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इधर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं नेक्स्ट लेवल पे कुछ इस तरह का कोड हो जो कि ना ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज करके देता है। ठीक है, कि स्टार्ट में वो इससे अरेंज स्टार्ट करे और फिर उसके बाद सारी चॉइसेस। लेकिन उस केस में जब आप उसमें करते करते लीफ तक पहुंचेंगे ना, जब आप सारे लेटर्स को यूज कर चुकेंगे, फिर आपको एक वैलिडिटी टेस्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपका बफर में बिल्ड हुआ क्या वो वैलिड भी है या नहीं। ठीक है, अच्छा, इसका कोई और तरीका हो सकता है कि हम इनवैलिड केसेस को एग्जीक्यूट ही ना करें, मतलब इनवैलिड केस हम बफर में रखें ना, हम कहें पहले ओपन होगा तो फिर क्लोज होना चाहिए। सिर्फ काउंट रख लें हम, अगर दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग का काउंट रख लें सही हो गया, अच्छा आइडिया। तो हम ये चेक करते जाएंगे कि जो क्लोजिंग का काउंट है वो या ओपनिंग का इक्वल हो, ज्यादा ना हो उससे या लेस हो। सही, बिल्कुल अच्छा आइडिया। तो अगर इसका मैं ये सोचूं कि अगर मैं कोड भी साथ साथ लिखता जाऊँ बाद में, फिर हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैं एक अगर लेफ्ट काउंट रख लूँ कि लेफ्ट की कितनी ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, सर शुरू अगर में ओपनिंग का -1 रख दे और फिर क्लोजिंग का +1 तो फिर बैलेंस हो जाएगा, जब 0 होगा। जी बिल्कुल सही है, वो भी देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैडम मीना ने कहा कि राइट काउंट और लेफ्ट काउंट दोनों स्टार्ट में n है। ठीक है, आपने एक हेल्पर फंक्शन कॉल किया और एक एक रिजल्ट हम कह लेते हैं जिसमें हमने रिजल्ट रखा होगा। ठीक है, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, अब मैं अगर एक हेल्पर फंक्शन लिखूं जो कि मुझे रिजल्ट के अंदर काम करके दे दे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेफ्ट काउंट पास करता हूँ उसको
और राइट काउंट पास करता हूँ और साथ में मैं एक बफर पास करता हूँ, ठीक है। बफर में क्या करे वो, उसमें वो अपेंड करता है, ठीक है। बफर शुरू में मैं एम्प्टी रख लेता हूँ और अभी देखते हैं क्या करता है इसमें, फिर मैं रिटर्न कर दूँ रिजल्ट के अंदर। अच्छा, अभी मैं लॉजिक पे नहीं आ रहा, अभी मैं लॉजिक को एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी कोड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कोड का आइडिया हो जाए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। रिटर्न टाइप्स की कुछ नहीं है, हेल्पर फंक्शन क्या करेगा। सर एक मिनट, जी मैडम। आप लोगों का स्लैक ओपन हो रहा है लैपटॉप पे? मेरे पास स्लैक ओपन नहीं हो रहा। ब्राउजर से, जी ब्राउजर चल रहा है। मतलब इसमें जब आप स्लैक ओपन करते हैं ना तो आप उसमें एक ब्राउजर की ऑप्शन भी होती है, अगर आप किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा फिर तो जब मुझसे भी नहीं स्लैक, हो रहा, ब्राउजर से भी नहीं मेरा ओपन हो रहा सर, मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, इसको रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा ना हो तो। यहाँ ना ब्राउजर की ऑप्शन आती है, यूज स्लैक ब्राउजर, तो इस तरह समटाइम्स इस तरह रहता है। अच्छा, मैं वापस इस पे आता हूँ, जनरेट। चलिए सही है कि अच्छा थैंक यू सर। अच्छा, एक जो है ना बफर है, ठीक है, स्ट्रिंग और बफर कर देते हैं सेंस। डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बफर के 2n हो जाए तो हम इसको क्या करें, हम रिटर्न मतलब अपेंड कर दें रिजल्ट के अंदर ना, पुश बैक और जो भी बफर है उसको। अब हम ये चेक नहीं कर रहे कि वो कैसे है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आता है और उसको राइट काउंट इक्वल टू एन है, लेफ्ट काउंट इक्वल टू एन है। सर अच्छा, ये नजर कुछ नहीं आ रहा, अ, आपके साइड पे मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मेरी तरफ नहीं हो रही, बात करें की हो रही सर शेयर हो रही है, वो शायद आपने रीज्वाइन किया तो इसलिए इशू आया है इसमें। अब सर मोस्टली लोगों को ठीक है, नजर आ रहा है? जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ठीक। है। मैं दोबारा से अच्छा, देख, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लेफ्ट काउंट में गुंजाइश है, लेफ्ट काउंट का मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 ओनली देन आप उसको हेल्पर फंक्शन में जाएं, ठीक है। तो आप इसे कहें कि हेल्पर फंक्शन कॉल करें जिसमें लेफ्ट काउंट जो है ना, इसका मतलब ओपनिंग ब्रैकेट आपने रिड्यूस कर दी और राइट काउंट आपने उतना ही रहने दिया, ठीक है। अच्छा, उससे जाने से पहले आप बफर में वो डाल लें। आप उसको किस तरह लिखूंगा, इसका मतलब जो भी बफर था उसमें आपने ओपनिंग ब्रैकेट इंसर्ट कर दी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपने लेफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट में जाकर देखना है, अगर क्योंकि लेफ्ट काउंट अभी पॉजिटिव है इसका मतलब कि आप ओपन ब्रैकेट्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस्म का एक डेप्थ में जाता रहेगा। पहली चॉइस ये होगी कि जैसे ट्री के अंदर अगर हम देखें ना, तो जब हम कहते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, तो वो पहले लेफ्ट साइड पे जाता है, लेफ्ट 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 डेप्थ में जाता है जितना वो जा सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट को प्रोसेस करता है। इसी तरह हम सबसे पहले ओपन वाली ब्रैकेट में जाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट में गुंजाइश है तो उसके बफर के अंदर एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल लो, कंकैटिनेट कर दो जो भी एग्जिस्टिंग बफर है उसके साथ, और साथ ही उसके साथ इसमें रिकर्जन में चले जाओ, ठीक है। अगर ये नहीं है, ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि उसको राइट ब्रैकेट भी यूज करनी चाहिए, लेकिन राइट ब्रैकेट
का काउंट कभी भी लेफ्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि राइट काउंट जो है, राइट नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट कहना चाहिए, इसे क्लोजिंग कर लेते तो क्या चलता, क्लोजिंग ब्रैकेट अगर लेस देन ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, इसको मैं नाम ही चेंज कर लेता हूँ, लेफ्ट और राइट के देना, इसे मैं कहता हूँ ओपन काउंट कर लेता हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट काउंट, ठीक है, और इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि मेक सेंस करे। जहाँ लेफ्ट है ना उसको ओपन कर लेता हूँ। और इसको क्लोज कर लेता हूँ, इससे ओपन ब्रैकेट काउंट लेफ्ट और क्लोज ब्रैकेट। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट काउंट जो है वो लेस होगा ओनली देन वो इसमें जाए, ठीक है। ओपन काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज नहीं हो रहा, क्लोज काउंट जो है ना डिक्रीज हो रहा है, और बफर के अंदर कंकैटिनेट करूँ ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है क्लोज, ठीक है, और साथ एन भी पास करूँ जो हमें इनपुट था। यहाँ पर मुझे राइट की जगह क्लोज कर दूँ, तो असल में होगा क्या कि पहले आपको सारे एन दोनों में अवेलेबल है, तो आपने प्रेफरेंस ये है कि आप पहले ओपन की तरफ जाएं, इसका मतलब है कि बफर में आपने ये चीज़ इंक्लूड कर ली और काउंट ओपन का रिड्यूस हो गया, अब आपके पास काउंट कम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो क्लोजिंग का काउंट, अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है, अगर तो ग्रेटर है क्लोजिंग का काउंट तो आप उसको यूज करें, इसका मतलब वो वाली ब्रैकेट आपने क्लोजिंग वाली यूज कर ली, ठीक है। कभी भी क्लोजिंग पहले नहीं हो सकती ओपन से, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर करेगी कोई भी ऐसी कॉल ना हो जहाँ पे ना इनवैलिड केस, ठीक है। तो आपका क्लोज नहीं हो सकती, अगर क्लोजिंग इक्वल भी है तब भी आप पहले क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोजिंग काउंट शुड बी ग्रेटर देन ओपन काउंट, ओनली देन आप उसके क्लोजिंग वाले उसमें जा सकते हैं। तो कुछ कॉल्स आपकी ना यहीं से ट्रंकेट हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे लिहाज से जब वो एंड पे पहुंचेगा तो उसके बफर का साइज 2n हो चुका होगा, जो इनपुट n था, तब n पेयर्स हैं तो फिर 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, तो उस वक्त आपने रिजल्ट के अंदर बफर कर लेना है, और क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो उसमें वो उसको रख लेना चाहिए जो भी बफर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ना हमें वैलिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये चीज़ मेंटेन करिए कि कोई ऐसा केस ना आए जिसमें हम इनवैलिड केस जनरेट हो जाए। अरे इसमें कैसे हम केस में मतलब आप एक दफा ऊपर ओपन काउंट सेट कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जी मतलब वो हर दफा पहले वो सारे ओपन ही, क्योंकि हमेशा वहां से ओपन होना शुरू हो गया। अच्छा चले, अब हम ना इसको ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 था, ठीक है, आपके पास दो ओपन हो सकती हैं, दो क्लोज हो सकती हैं, तो वो पहले कहेगा मैंने ओपन करना है, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो अब आपकी जो ओपन का जो काउंट है, अगर मैं ओ फॉर ओपन कर दूं तो ओ का काउंट जो है वो 1 रह गया क्योंकि आपने एक यूज कर ली, क्लोजिंग का काउंट आपका स्टिल 2 है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब उसमें रिकर्जन में गया अनदर जो है ना, क्योंकि फर्स्ट लाइन में वो, क्योंकि अभी भी काउंट उसका अभी भी एक ओपन हो सकती है, तो वो अनदर ओपन हो गई, ये सेकंड ब्रैकेट आ गई, आपका ओपन का काउंट जो है ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट 0 हो गया, और अब क्लोजिंग का काउंट 2 रह गया।
ठीक है, ये जिस तरह ट्री में नहीं जाते लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इस तरह जा रहा है। अब जो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल्स होंगी उसमें यहाँ पर नहीं आएगा, वो 16 लाइन पे कोई नहीं होगा क्योंकि जीरो हो गया काउंट। ठीक है, क्लोजिंग का काउंट वो लेगा और हाँ बेटा पहले वो क्लोज करेगा। ठीक है, क्लोजिंग का काउंट जो है वो डिक्रीमेंट होकर 1 रह गया क्योंकि 1 यूज हो गया। ठीक है, फर्दर हो जाएगा, ओपनिंग अकाउंट उसके पास स्टिल 0 है, बैलेंस में 0 है, तो उसने अनदर ब्रैकेट को क्लोज करना है। मेक सेंस कर रहा है? अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता था कि इस जगह पे वो जब यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब वापस बैक ट्रैक करेगा तो यहाँ पर क्योंकि वो एक काम कर चुका है, इस लाइन को एग्जीक्यूट करके रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो फिर उसने देखना है कि मैं वाई नॉट कि मैं एक ओपन हुई है एक क्लोज कर लूँ। इसका मतलब है कि वो पहले इसको ट्राई करेगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा वो ना अगर उसका ओपनिंग का बैलेंस है तो वो ओपनिंग वाली साइड पे प्रेफर करेगा। लेट्स से n = 3 होता तो वो कोशिश करता कि वो इसके साथ ना, अगर मैं कहूँ कि n = 3 है, जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है, तो वो मतलब उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि अनदर वो ओपन वाली साइड पे जाए। इसका मतलब है कि वो ओपन वाली साइड पे पहले जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा अनदर ओपन करेगा। मैं जस्ट एक्सप्लेन, पूरा ट्री नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि वो ट्री में पहले कोशिश करेगा ओपनिंग वाली साइड पे जाने का, और फिर जब उसके पास ओपनिंग का बैलेंस 0 हो जाएगा तो उस वक्त वो क्लोज करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ चॉइसेस ले ही नहीं रहा। बेसिकली वो प्रेफर इसको कर रहा है कि पहले वो ओपन करे, और अगर वो क्लोज कर सकता है और जब वो रिटर्न पे आएगा तो फिर वो ये कंडीशन मेक श्योर करेगी कि वैलिड केस हो, इनवैलिड केस ना जनरेट हो। पहले ये ना हो कि क्लोज हो जाए फिर ओपन हो रहा। सर एक और चीज यहाँ पर आपने जो स्क्रीन बफर इसको पास किया तो यहाँ पे बाय रेफरेंस नहीं पास किया। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं सोच रहा था कि अगर कोई बंदा जाग रहा होगा तो ये जो है ना बफर, ठीक है, अगर मैंने इस तरह कॉल किया होता ना तो वो एक ही कॉपी होती जो मॉडिफाई हो रही होती। ठीक है, और उस केस में मुझे क्या करना पड़ना था कि अगर मैं इस कॉल पे जा रहा हूँ तो इस कॉल में कंकैटिनेट जो भी मैं ऐड करूंगा ना, बैक ट्रैक करते हुए उसको पॉप करूँ। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेम कॉपी जनरेट हो रही है ना, मतलब अगर ये बाय रेफरेंस कॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि बफर जो भी एक वेरिएबल है वो एक ही कॉपी है जो कि सब में शेयर हो रही है। तो यहाँ पर मैं बफर में अपेंड कर रहा हूँ और जैसे ही इस कॉल से रिटर्न हो रहा हूँ तो मुझे उसको पॉप करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कॉपी यूज कर रहा हूँ तो मुझे ना पॉप नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो रिकर्सिव कॉल में जो उसने कॉपी थी जब वहां से वापस आया तो वो कॉपी डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर अगर आप चाहती हैं कि मतलब अच्छी अप्रोच यही होती है कि आप मल्टीपल कॉपीज ना बनाएं। ठीक है, मतलब ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप ना इधर पे बाय रेफरेंस कॉल करें। अगर मैं बाय रेफरेंस कॉल करूंगा ना तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसको आपको ये करना चाहिए कि जब वो यहाँ पर इस कॉल पे जा रहा है, ठीक है, मैं इसको यूं कर लेता हूँ, और जब वहां से वापस आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है ना मैं
सर तल्ला हाँ, वो सर रेहान का ना इंटरनेट का इशू आ गया था जी सर। मैं दोबारा आ गया, मुझे अलाउ कर देंगे स्क्रीन शेयरिंग को। मेरा लैपटॉप ना बिल्कुल हो गया था, हैंग हो गया था। अगर मुझे अलाउ कर दें तो वो एटलीस्ट मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर दूं, मैडम मैंने पूछा था। यस सर। अ, आप मुझे मैं अलाउ कर दें मैम मॉडरेटर से। अहमद क्वेश्चन। मैडम एमन, आप मुझे अलाउ कर देंगे स्क्रीन शेयरिंग। हाँ से अलाउ करना है सर। स्क्रीन शेयरिंग हो नहीं रही नीचे, टीचर डिसेबल मैम हुई। आप आप सर रेहान के पास के वो नाम के ऊपर जाके करें, वहाँ पे मोर का आएगा, वहाँ पे जाके आप उन्हें होस्ट बना दें। मेड होस्ट। जी सर तल्ला आ गया बस होस्ट। चलो थैंक यू। अच्छा ये, अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपने बाय रेफरेंस कॉल करना है ना, तो आपको यहाँ पर करना ये पड़ेगा, बफर को जैसे आपने ओपनिंग ब्रैकेट इंक्लूड की, ठीक है, और जब यहाँ से वापस होंगे अ, तो आपको ये पॉप बैक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप नहीं कुछ करेंगे, और यहाँ पर आपको पॉप बैक, इसका मतलब कि एंड पे जो आपने चेंज की थी इस कॉल्स में जाने से पहले, वो आप उसको अनडू कर रहे हैं, क्योंकि आपने ना उसकी सिंगल कॉपी को ही अपडेट किया था। अदरवाइज वो ये बैक ट्रैक करते हुए कहते हैं कि इसको ना पॉप बैक करना पड़ेगा। अच्छा अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इंक्लूड किया, इसको मुझे सोचने दें, क्या इसमें भी मुझे करना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है कि इसको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैंने इसमें बफर में ना किया तो फिर ये इसको इशू होना चाहिए। रिटर्न करते हुए मैं सिर्फ बफर को पॉप बैक करूँ। मेरे लिहाज से ये चेंज आएगी अगर आप इसको बाय रेफरेंस करें, तो उसका फायदा भी है कि आपकी सिंगल कॉपी बनी। अदरवाइज अगर एन काफ़ी बड़ा है तो हर दफ़ा वो एक नई कॉपी जनरेट करेगा और उसकी कॉपी रखेगा। कॉपी करने में ना दो मसले होते हैं, एक तो टाइम लेता है कि वो कंटेंट्स को कॉपी करता है अगली रिकर्सिव कॉल के लिए, और दूसरा भी उसको ना वो कीप भी करना पड़ता है उस वेरिएबल को, नई कॉपी उसकी उसको। तो लेकिन उसके लिए कुछ आपको इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी। अच्छा इसमें क्या हुआ, क्यों कराया जा रहा है, एरर क्या है? बाइंड टू वैल्यू ऑफ अनरिलेटेड टाइप कॉस्ट क्या? अच्छा हाँ समझ आ गई। अच्छा यहाँ पर ना आप बफर इज इक्वल टू ये रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ये एक किस्म की वो कांस्टेंट ले रहा है, ठीक है। आप जैसे कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट को तो नहीं चेंज कर सकते, उसकी कॉपी लेकर उसको अपडेट कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। अब इसको ट्राई नहीं करना चाहिए। या आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, एक्चुअली स्पेस वो वाली यूज हो रही है जो एक वेरिएबल के, ना कि कांस्टेंट के, ठीक है। ठीक है तो मैडम मीना, आपको ये बात क्लियर होगी? जी सर क्लियर है, थैंक यू। वेलकम। तो अच्छा बाकी लोगों में से कोई, आप लोगों का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि
सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास n वो है, ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, और आपको मतलब वैसे तो 2n ब्रैकेट्स हैं, लेकिन ओ ऑफ n ही कहेंगे, ठीक है। सर एक जस्ट मिनट लाइक आप, ये एक मिनट, हाँ। इन ऑर्डर ट्रांसफर की तरह बिहेव कर रहा है ना। अच्छा, मैं उसको थिंक कर रहा हूँ, मुझे क्लियर आंसर देने दें। देखिए, हर जगह पे ना आप आई थिंक 2 रेज पावर n होगी हाँ, क्योंकि एज मैं अ ये ट्री बन रहा है हमारे पास। हाँ, या आप ओपनिंग ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ से जब वापस आते हैं तो फिर आप क्लोजिंग ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो कुछ केसेस ना वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, कुछ जगहों पे वो नहीं वो होगा, क्योंकि ये कंडीशन हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लगा होता तो फिर तो 2 पावर n होती। इसको किस तरह कहें कि देखें, जस्ट अगर थिंक करें कि अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट्स होती, फॉर सम रीजन ये ओपनिंग ब्रैकेट्स होती, ठीक है, तो पहली जगह पे अगर उसने ये ले लिया है, तो उसके पास फिर नेक्स्ट लेवल पे ये इसको लेना है, नेक्स्ट लेवल पे इसको लेना है। मैं कंफ्यूजिंग स्टेट में सर हूँ। जी मैडम। सर मैंने हमें एक दफा कॉलेज में पढ़ाने के बाद इसका ट्री भी बन जाता है, लेकिन ट्री के थ्रू ये बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की। तो ऐसा होता है, इसका एक मास्टर थ्योरम होता है, उसमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ओपन काउंट क्लोज काउंट, मतलब कि इसमें जो रिकर्सिव फंक्शन इसमें जो चल रहा है वो ओपन काउंट -1 जा रहा है। मतलब कि जो रिकर्सिव जिस कंडीशन के ऊपर रिकर्जन चलेगी वो है ओपन काउंट -1 या ओपन क्लोज काउंट -1, यानी t इंटू n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई n ऐड नहीं हो रहा इसके अलावा, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि फिर अगर t इंटू n खाली n जा रहा है ना, मतलब कि n-1 जा रहा है, तो वो खाली उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो ओ ऑफ n होती है। और अगर इसके अंदर प्लस n ऐड हो रहा हो तो फिर n स्क्वायर हो जाती है। इसके अलावा इसके जो भी मतलब कि यहाँ पर अलग से ऐड होता जाएगा ना, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। मैं एक दफा आपसे मैं राइट करके अगर एक्सप्लेन कर सकें, मुझे आपका पॉइंट किसी हद तक समझ आ रहा है, लेकिन अगर आप एनोटेट कर सकें। पेंसिल मुझे मिली। अच्छा, ये ऐसा था कि इसमें ना टी टू मतलब कि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो ऐसे सॉरी वैसे दिया टी इंटू n-1, जिसके ऊपर रिकर्जन का एल्गोरिथम चल रहा होता है। टी इंटू n-1 जैसे ये ना, तो इसका मेन एल्गोरिथम रिकर्जन जिस पे चल रही है वो n-1 पे चल रही है। वो बेशक इफ की कंडीशन में बेशक एक साइड भी जाएगी दूसरी साइड भी जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन रिकर्जन n-1 पे चल रही है। और अगर मतलब इसके साथ कोई ऐड हो रही हो, वैसे यहाँ पर कोई चीज ऐड नहीं हो रही, लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज प्लस n या प्लस log n ऐड हो रहा है तो वो अलग चीज है, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर खाली यहाँ पर n-1 जो है हो रहा है ना, तो इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी, ऐसे बिग ऑफ n। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पर प्लस n की कंडीशन चल रही है, कोई एक और अलग से यहाँ पर प्लस n की भी कोई कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो फिर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। मतलब कि इसके अलावा बेस कंडीशन n-1 हमें बेस कंडीशन निकालनी पड़ती है इस फॉर्मूला से हमें बेस कंडीशन निकालनी पड़ती है कि किसके ऊपर रिकर्जन चल रही है, तो फिर उस हिसाब से फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब अगर बेस कंडीशन जैसे हमारे पास यहाँ पे t ऑफ n-1 है, ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज ऐड भी हो रही है साथ जैसे अक्सर रिकर्सिव एल्गोरिथम जो यहाँ पर ऐड हो रहा होता है, ऐसे मतलब कि एक और भी यहाँ पे रिकर्जन चल रही है, वो हो सकता है n के ऊपर चल रही है खाली, एक और n-1 पे ही चल रही है रिकर्जन यहाँ पर, ठीक है, n-1 पे चल रही है। तो अब यहाँ पर ये बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, ऐसे थोड़ा बहुत।
मैडम मुझे लग रहा है कि आप जो बात करी ना, वो n स्क्वायर नहीं होगी, शायद वो 2 पावर n बन जाएगी ना, कि हर दफा वो शायद, पता नहीं, मतलब n से मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। तो आपके नहीं सर, 2 लेवल्स हैं तो स्क्वायर होगी, अगर 3 लेवल्स हैं तो जितने लेवल्स होंगे उतना नहीं हो जाएगी। नहीं सर, ऐसे नहीं होता हमेशा। ऐसे होता है कि बेस कंडीशन निकालते हैं, उसमें उसमें ये मतलब कि पूरा मतलब कि इसका काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये ट्रीज के थ्रू भी निकलती है, लेकिन ये वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से ना मास्टर थ्योरम यूज करते हैं। तो उसमें ये होता है कि n-1 अगर एक जो बेस कंडीशन यूज होगी ना, उसका n होता है, और अगर इसके साथ एक और रिकर्सिव कंडीशन एक और भी चल रही है, डिपेंड करता है अगर 2 रिकर्सिव कॉल्स चली हैं, जैसे एक ये रिकर्सिव कॉल, ये तो एक रिकर्सिव कॉल है ना, मतलब ठीक कि है। सिर्फ ये जो पूरी रिकर्जन चली है वो क्लोज काउंट -1 पे चली है। अगर इसके साथ प्लस करके हम लोग यहाँ पर एक और भी रिकर्जन चल रही है, ऐसे करके यहाँ प्लस करके एक और भी रिकर्जन चल रही है, तो हमें उसकी भी रिकर्जन देखनी पड़ती है कि वो n पे चल रही है या log n पे चल रही है। वो अक्सर डिपेंड करती है, और फिर वो ना जो भी यहाँ पर बेस कंडीशन होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सिंपल केस के लिए होता है। बाकी वो जो ये मतलब मैडम कि जो भी यहाँ पर कंडीशन है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सही कह रही। अच्छा यहाँ पर ना इसने इस तरह करके दिया हुआ है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो मैं एज ए रेफरेंस, मैडम इमन भी शायद सही कह रही है, लेकिन मैं उनको मतलब अनदर व्यू दे रहा हूँ कि जब आप ऑल पॉसिबल निकालेंगे ना, जैसे एक ब्रूट फोर्स में होता है कि ऑल पॉसिबल, फिर उसमें से इनवैलिड केसेस को रिमूव करें, तो उसकी ऑब्वियसली पुअर होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसने ये दी हुई है। ठीक है। और जब वो इनवैलिड केसेस को, जिस तरह हमने कोड लिखा है उसमें कह रहा है कि कीप वैलिड कैंडिडेट्स, तो उस केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहा है। तो मैडम एमन आपका माशाल्लाह अच्छी ग्रेप है इस पे, तो अगर आप इसको रीड आउट कर सके ना, और इसको अगर हमें एक्सप्लेन कर सके कि ये कैसे हो सकती है। ये वाली जी मैडम। the only track valid during pattern। ये वाली जो इन्होंने निकाली है, अब मैं जो बता रही थी ना, वो ट्री वाली, और अलग से जो ट्री वाली होती है ना, वो हमें बहुत ज्यादा मतलब कि ये जैसे अगर जैसे सर आप बता रहे थे ना ट्री से निकालने का, तो वो वैसे भी निकलती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। उसमें ऐसा होता है कि वो जैसे n-1 है ना, तो उसके अंदर फिर हम n-1 की वैल्यू पुट करेंगे। n-1 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट केस के, मतलब कि नेक्स्ट केस के लिए अगर फर्स्ट में n-1 हो रहा है, तो नेक्स्ट में उसकी वैल्यू n-2 होगी। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू, इसलिए ना पूरा मतलब कि फॉर्मूला खुलता है। जैसे फर्स्ट में n-1 है ना, तो हम क्या करेंगे, n-1 की पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसके अंदर n-1 के अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास n की वैल्यू n-2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू हमारे पास n-3 हो जाएगी। तो ना ये पूरा फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, इसके बाद हमारे पास ऐसा होता है कि ये ना, उसके बाद हम ना फॉर्मूलाज लगाते हैं। जैसे अक्सर फॉर्मूला तो हमारे पास √1 प्लस √2 प्लस √3, इसका पूरा फॉर्मूला आगे हमारे पास। फिर ऐसे होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इस तरह के ना फॉर्मूला इसके अंदर लगते हैं। वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये जो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है नहीं, उसी तरीके से निकाली है, लेकिन इसको निकालना मतलब कि काफी मुश्किल होता है। तो उसका एक इजी सोल्यूशन ये होता है कि आप ना मास्टर थ्योरम के थ्रू ना वो कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। उससे ये होता है कि आपको वो मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती, लेकिन मतलब कि जो मेजर होती है वो मिल जाती है। लेकिन और मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ये जो निकाली है कि उसके थ्रू निकाली हुई है। सही, तो लेकिन ये आपको नॉन और टर्म्स जो बता मैं सकते हैं? बता रही ना, वो सिंपल तरीके से बता रही हूँ। नहीं ये आप सही। ये वाली मैंने नहीं पहले देखी। ये वाली ये ना, इसके लिए एक और भी वो होता है, एक डिवीजन में भी होता है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर लेकिन -1 वाली यूज करती है, तो मैं मुझे फिर दिमाग में आया कि -1 वाली यहाँ चलेगी। लेकिन यहाँ पर अक्सर आपने आपने ज्यादा केसेस देखे होंगे कि मैं ज्यादा कोडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन इसमें इसमें ऐसे तक से ना रिकर्जन में डिवाइड वाली भी आते हैं ना केसेस। ठीक तो है। डिवाइड के लिए भी तो वो ना वो डिवाइड के लिए भी हाँ, ये वाली तरह की चीज, इसी तरह के। ठीक है। तो तो वो ना डिवीजन के लिए फिर वो आगे 3 केसेस, वो काफी फिर डिवीजन के लिए तो आगे काफी 6 केसेस होते हैं या 8 केसेस होते हैं, वो उस हिसाब से चलता है। लेकिन ये वाला जो मुझे लग रहा था ये नॉर्मल है, और इसकी मैं मतलब कि जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज है, तो
वहाँ पर उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही निकलती है। और हो सकता है फिर मुझे भी रीजनली रिकर्जन का इतना पता ना हो। नहीं नहीं, आपने एटलीस्ट हम एटलीस्ट मुझे नहीं पता था बिल्कुल, ये जो आप बता रही है ना, मतलब मुझे फील हो रहा है कि हम डेफिशिएंसी है एटलीस्ट मेरे एंड पे, तो ये नहीं सर ऐसे नहीं है, वो ऐसे कि मतलब कि हमने जब किया था तो फिर हमें मैम ने ज्यादातर फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने काफी ज्यादा करवा दिया था, हाँ, तो लेकिन ये फिर हमें आइडिया एल्गोरिथम तो भी होना हमने चाहिए ना। एकदम इस तरह से। मतलब मैंने तो कभी रेगुलर कोर्स नहीं लिया, इवन डेटा स्ट्रक्चर का भी मैंने कोर्स नहीं लिया, क्योंकि हमारे टाइम में ऑफर ही नहीं हुआ।